कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जब हम किसी वेबसाइट में या न्यूज़पेपर में रेप या यौन शोषण की कोई खबर ना पढ़े। ये अपराध इतना जघन्य होते हुए भी इतना आम हो गया है कि कई बार इन घटनाओं पर कोई ध्यान नहीं देता। न केवल अडल्ट लड़कियां या औरतें इसका शिकार हो रही हैं, बल्कि नाबालिग लड़के लड़कियां भी आए दिन इन अपराधों के विक्टिम बन रहे हैं। ऐसी एक नाबालिग बच्ची के रेप का मामला पहुंचा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। बच्ची के रेप के आरोपी ने जमानत याचिका डाली थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। फैसला सुनाते वक्त एक शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर हमारा ध्यान अटक गया। वो शब्द था पीडोफिलिया। क्या है इस शब्द का मतलब और कोर्ट ने इस केस में इसका जिक्र क्यों किया, सब बताएंगे आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं द ऑर्डिनरी शो। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट 13 साल की बच्ची के रेप के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान कोर्ट ने बढ़ते चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के मामलों पर चिंता जताई। जस्टिस संजय कुमार सिंह ने कहा, इस केस में एक छोटी मासूम बच्ची रेप का शिकार हुई जो इसका मतलब तक नहीं जानती है। छोटी बच्चियों की तो हमारे देश में पूजा की जाती है, लेकिन पीडोफिलिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रेप एक जघन्य अपराध है। विक्टिम के ऊपर इसका मानसिक प्रभाव भी पड़ता है। वो शर्मिंदगी, घृणा, डिप्रेशन, अपराध बोध से जूझती है, यहाँ तक कि सुसाइडल टेंडेंसी से भी। कई मामले तो रिपोर्ट तक नहीं हो पाते। ज्यादातर रेप के मामलों में तो विक्टिम आरोपी का नाम तक बताने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो बच्चे जो एक बार भी यौन शोषण का सामना करते हैं, वो अपने एडल्ट जीवन में भी अब्यूज के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। हीलिंग प्रोसेस धीमी और सिस्टमैटिक हो सकती है। कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि अगर कोर्ट सही समय पर सही फैसला नहीं लेंगे तो पीड़ित और आम आदमी का भरोसा न्याय व्यवस्था से उठ जाएगा। अब वक्त आ गया है कि इस तरह के अपराधों को कड़ाई से रोका जाए। जिस मामले में सुनवाई हो रही थी वो घटना साल 2019 की है। उस वक्त विक्टिम 13 साल की थी। वो एक दिन अपने घर में अकेली थी। आरोप है कि उस दिन आरोपी बच्ची के घर में जबरन घुसा और उसे जान से मारने की धमकी दी। कथित तौर पर बच्ची का रेप किया। जब बच्ची का परिवार घर वापस आया तो उन्हें बच्ची फर्श पर नग्न अवस्था में मिली। आरोपी कथित तौर पर घर की दीवार पर चढ़कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो पकड़ में आ गया। फिर मामला पुलिस के पास पहुंचा। आरोपी ने कहा कि उसका और विक्टिम बच्ची के बीच रिलेशन था और बच्ची ने उसे खुद घर पर बुलाया था। ये भी आरोप लगाया कि दोनों परिवारों के बीच जमीन को लेकर कोई विवाद चल रहा था। हालांकि कोर्ट ने यह पाया कि जमीन विवाद का जो दावा किया जा रहा था उसे साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। वहीं विक्टिम ने भी पुलिस को यह बयान दिया कि आरोपी ने उसका रेप किया था। ये मामला तो आपने जान लिया। अब बात करते हैं पीडोफिलिया की। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन यानी एपीए ने पीडोफिलिया को एक मेंटल डिसऑर्डर माना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ ने भी इसे मेंटल डिसऑर्डर माना है। कोई व्यक्ति अगर छोटे बच्चों की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है या उसके मन में छोटे बच्चों को लेकर सेक्सुअल विचार आते हैं तो इसे पीडोफिलिया कहते हैं। और जिन लोगों के अंदर ये विचार आते हैं उन्हें पीडोफाइल या पीडोफिलिक कहा जाता है। ऐसे लोग छोटे बच्चों को लेकर उत्तेजित होते हैं। जनरली पीडोफाइल लोगों को जिन बच्चों के लिए सेक्सुअलाइज्ड विचार आते हैं उन बच्चों की उम्र 8 से 10 साल के बीच हो सकती है, यानी प्री प्यूबर्टी की उम्र। इसके अलावा ये बच्चे प्यूबर्टी की शुरुआती स्टेज पर भी हो सकते हैं, यानी 12-13 साल की उम्र भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि कोई अडल्ट ही पीडोफिलिक होगा। 18 से कम उम्र के लोग भी इस विकार से ग्रसित हो सकते हैं। इस बात की काफी संभावना होती है कि पीडोफाइल व्यक्ति आगे चलकर किसी बच्चे का यौन शोषण या रेप कर सकता है। हालांकि हर पीडोफाइल व्यक्ति चाइल्ड अब्यूजर हो ये जरूरी नहीं, और हर चाइल्ड अब्यूजर पीडोफाइल हो ये भी जरूरी नहीं। पीडोफिलिया को और ठीक से समझने के लिए हमने बात की डॉक्टर भावना बर्मी से। ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। पीडोफिलिया को लेकर क्या कहा डॉक्टर भावना ने, सुनिए। देखो, पीडोफिलिया एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर इंसान बच्चों से सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं। और इसमें ये मान्य होता है कि जो इंसान या वो अडल्ट होता है या वो एक एडोलेसेंट भी हो सकता है, जो अपना सेक्सुअल अट्रैक्शन प्री प्यूबर्टी के बच्चों के साथ करता है। मतलब अगर हम प्यूबर्टी को माने तो ज्यादातर लड़कियों में आजकल देखा जाता है 10 या 11 साल में प्यूबर्टी आ जाती है, लड़कों में 11 या 12 साल में प्यूबर्टी आ जाती है। तो जो भी ऐसा इंसान है
जो कम से कम इस बच्चे से 5 साल बड़ा हो या ऑफ कोर्स एक अडल्ट हो, और वो प्री प्यूबर्टल बच्चों से, मतलब 10 साल के से उम्र में 10 साल की उम्र के पहले बच्चों से अट्रैक्ट होता है, तो उसको पीडोफिलिक कहते हैं। ये जो पीडोफिलिया है ना, ये एक स्टेजेस में गुजरता है। तो जो बहुत एक्सट्रीम पीडोफिलिक होते हैं, उनको छोटे बच्चों के साथ सेक्सुअल अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ती है। तो जैसे हम ग्रेडेशंस देखते हैं, तो कभी कभी ये प्री एडोलेसेंट या प्री प्यूबर्टल से लेके प्यूबर्टी जब शुरू हो जाती है, उसमें भी इनका इंटरेस्ट देखा जा सकता है। बट अगर हम एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखें, एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर की ओर से उनको देखें, तो ज्यादातर ये प्री प्यूबर्टी के बच्चों के साथ उनका सेक्सुअल अट्रैक्शन रहता है। ये DSM-5 या ICD-11 का नया तात्पर्य है, that it involves pre-pubertal children। और एक सेक्सुअल अराउजल होता है इसमें। अगर हम इसकी डेफिनेशन माने, तो ये एक सस्टेन्ड, फोकस्ड और एक इंटेंस पैटर्न है सेक्सुअल अराउजल का, जो मैनिफेस्ट होता है या हमारे सोच में, सेक्सुअल थॉट्स में, सेक्सुअल फैंटेसीज में, हमारे अर्जेस में या हमारे बिहेवियर्स में भी। तो बहुत सारी बार ये सिर्फ एक विचार रहता है, और जब ये एक अर्ज या बिहेवियर में आ जाता है, तो और भी ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं। हमारा अगला सवाल था कि किन वजहों के चलते कोई व्यक्ति पीडोफाइल या पीडोफिलिक बन जाता है। इसके जवाब में डॉक्टर भावना ने क्या कहा, सुनिए। ज्यादातर इसके कॉजेज बड़े मुश्किल होते हैं, बट इसमें माना जाता है कि कहीं ना कहीं एक न्यूरोलॉजिकल कंसर्न या साइकोलॉजिकल कंसर्न आ जाता है। जैसे कि अगर जो पीडोफिलिक्स होते हैं, उनके साथ बचपन में कोई चाइल्ड अब्यूज हुआ हो, फिजिकल अब्यूज हुआ हो, सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो, ज्यादातर सेक्सुअल अब्यूज होता है, तो उनके मानसिक प्रवृत्ति पीडोफिलिक बनने की ओर ज्यादा कोरिलेटेड रहती है। उसके बाद बहुत सिवियर फिजिकल अब्यूज हुआ हो, वर्बल अब्यूज हुआ हो, इमोशनल अब्यूज हुआ हो, तो ऐसे में जब वो परिस्थितियों से गुजरते हैं अपने बचपन में, तो ये सारी फ्रस्ट्रेशंस डिस्प्लेस हो जाती हैं जब वो बड़े होते हैं, और वो ये डिस्प्लेस सेक्सुअल अर्जेस या अपनी डिस्प्लेस सेक्सुअल अराउजल को पीडोफिलिक रूप में निकालते हैं। डॉक्टर भावना से हमने अगला सवाल किया कि अगर कोई पीडोफाइल व्यक्ति बच्चों को लेकर अपनी सेक्सुअल अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्हें अपना शिकार बनाने का फैसला करे, तो क्या किसी तरह की स्ट्रैटेजी वो अपनाता है? सुनिए डॉक्टर ने क्या जवाब दिया। कई बारी क्या होता है कि हमारी सेक्सुअल अराउजल इतनी हाई होती है, हमारी अर्ज इतनी हाई होती है कि हमारा दिमाग सिर्फ उसी के बारे में सोचता है, और एक कभी कभी स्ट्रैटेजिक फॉर्म में भी इसके बारे में सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ अपनी अराउजल या अपनी अर्ज को पूरा करने के लिए। तो हाँ, वो एक प्रकार की स्ट्रैटेजी बनाता है, जो वो बच्चों के पास कैसे, किस रूप में आ सके, कैसे उनसे दोस्ती डाल सके। तो कभी कभी उसकी स्ट्रैटेजी डायरेक्टली बच्चों के प्रति होती है, और कभी कभी वो फैमिली का भी ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करता है, ताकि वो बच्चों तक पहुंचे। और वो बच्चों पर फोर्स भी करता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे मैच्योर हूँ, तो मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। तो बच्चों को फुसला के, अपना रोब दिखा के, अपना क्या कहते हैं, फोर्स दिखा के, कई बारी विदाउट कंसेंट और कई बारी विद कंसेंट, कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम एक गेम खेल रहे हैं, हम एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं, उस तरह से भी विद या विदाउट कंसेंट पीडोफिलिक की सोच जा सकती है एक स्ट्रैटेजिक फॉर्म में, बच्चे के साथ डायरेक्टली, और कभी कभी फैमिली का ट्रस्ट गेन करते हुए भी वो बच्चों तक पहुंच जाते हैं। हमने कई मामलों में देखा है कि बच्चों को यौन शोषण का शिकार बनाने वाले उनके या उनके परिवार के जान पहचान वाले होते हैं। ऐसे में किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये पता लगाना बेहद मुश्किल है, लेकिन फिर भी छोटे बच्चों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। इसलिए ये पता लगाना कि क्या सामने वाला इंसान पीडोफिलिक है बहुत जरूरी है। डॉक्टर भावना कहती हैं कि किसी पीडोफिलिक व्यक्ति को समझना बेहद मुश्किल है, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को जरूर समझ सकते हैं। वो कहती हैं कि अगर आपके परिवार का कोई बच्चा किसी बड़े की कंपनी में असहज महसूस कर रहा हो, तो ये पेरेंट्स के लिए पहली घंटी होनी चाहिए, यानी पहली वार्निंग। दूसरी बात, अगर बच्चा पेरेंट्स से कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहा है तो उसे ध्यान से सुनना चाहिए। अगर बच्चा कह रहा है कि किसी पहचान के अंकल ने उसे अलग तरह से टच किया या कुछ भी ऐसी बात बता रहा हो, तो उस पर ध्यान दें, उस दिक्कत को एक्सप्लोर करें। बच्चे का विश्वास बढ़ाने के लिए उस एडल्ट से भी बात करें।
तीसरी बात, पेरेंट्स और बच्चों के बीच की बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि बच्चा आसानी से सारी बात बता सके। इसके आगे डॉक्टर भावना ने पीडोफिलिक की पहचान करने का एक जरूरी तरीका बताया, सुनिए। पीडोफिलिक्स को पहचानने के लिए एक चीज हम लोग कर सकते हैं कि अगर हमको लगे कि ये जो अडल्ट है हमारे घर में, ये ज्यादा से ज्यादा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड कर रहा है और कुछ कंस्ट्रक्टिव कराने में नहीं, स्पोर्ट्स के लिए नहीं लेके जा रहा, हॉबी के लिए नहीं लेके जा रहा, बट अकेले रहना चाहता है बच्चे के साथ, इंडिविजुअली कुछ ना कुछ करना चाहता है बच्चे के साथ, रात को ज्यादातर बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, अलग से बाथरूम में लेके जाके नहलाना चाहता है, ऐसी ऐसी चीजों में जहाँ उसको उसके ऊपर कोई पब्लिक फोरम इम्पैक्ट ना हो, ऐसी चीजों में अगर वो अपना बच्चे के साथ इंटरेक्शन बढ़ा रहा है तो ये भी हमारे लिए एक सावधानी की घंटी हो सकती है। हम जब इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे थे तब हमने पाया कि कई पीडोफिलिक व्यक्ति खुद एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर से काफी परेशान हैं। एक इंटरनेट बेस्ड म्यूचुअल सपोर्ट ग्रुप है जिसका नाम है वर्चुअल पीडोफाइल्स। इस ग्रुप की वेबसाइट है warped.org। ये ग्रुप उन पीडोफाइल्स व्यक्तियों के सपोर्ट के लिए बनाया गया है जो ये मानते हैं कि बच्चों के प्रति सेक्सुअल इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन वो इस पर एक्ट नहीं करते, यानी किसी तरह का क्राइम नहीं करते और ना करेंगे। इस ग्रुप के पहले पेज पर एक अज्ञात पीडोफाइल व्यक्ति ने लिखा था, मैं 20 साल का हूँ, जब मैं 13 साल का था तब से मैं यंग लड़कियों की तरफ आकर्षित महसूस करने लगा था। बड़ी लड़कियों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता। मैं दिल से ये चाहता हूँ कि काश मेरे पास वो दिमाग होता जिसमें सही से वायरिंग होती। मैं जानता हूं कि मैं जो महसूस करता हूं उस पर मैं कभी कोई एक्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं थेरेपिस्ट से इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इससे अपने दम पर डील कर पाऊंगा। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि थेरेपिस्ट से बात करने पर मेरे खिलाफ रिपोर्ट हो सकती है क्योंकि मैं बताऊंगा कि छोटी बच्चियों को देखकर मैं आकर्षित होता हूं। मेरी दोस्ती भी खतरे में है, सब बिखर रहा है क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ठीक हूं। मैं सुसाइड के बारे में भी बहुत सोचता हूं। पीडोफिलिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसका कुछ हद तक ट्रीटमेंट हो सकता है, पूरा नहीं लेकिन कुछ हद तक। क्या है वो ट्रीटमेंट और इस विकार का सामना कर रहे लोगों को क्या कदम उठाने चाहिए, इसका जवाब भी हमें दिया डॉक्टर भावना ने, सुनिए। कठिन ट्रीटमेंट है पीडोफिलिया की। कुछ दवाइयां होती हैं जिससे ये डिजायर्स और ये अर्जेस कम हो जाती हैं, सो दे रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिंग ऑन देयर डिजायर्स। बेहतर होता है साइकोथेरेपी लेना। साइकोथेरेपी या काउंसलिंग से लॉन्ग टर्म चेंज आ जाता है इन लोगों में, क्योंकि पहले तो जो उनकी परेशानियां हैं, जो पीडोफिलिक गुजरा है अपनी लाइफ में, अपने बचपन में, अपने अब्यूज में, पहले उससे उसकी कॉर्ड कटिंग करनी होती है ताकि वो अपने आप से प्यार करना शुरू करे। सो दे स्टार्ट लविंग देयर ओन सेल्फ। जब वो खुद से प्यार करेगा तब वो बाकी लोगों से, बाकी दुनिया से भी प्यार कर सकता है। तो साइकोथेरेपी के थ्रू बेटर क्योर होता है पीडोफिलिया का, पर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होती है, मुश्किल ट्रीटमेंट होती है, एंड सीबीटी इसमें बहुत काम आती है, जो हमारे एटीट्यूड्स और बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करती है टू रिड्यूस सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रन, क्योंकि हम कॉग्निटिवली रीस्ट्रक्चर करते हैं उनके व्यूज को टुवर्ड्स सेक्सुअलिटी एंड चिल्ड्रन। एक बड़ा कॉमन थेरेपी होता है जिसको हम कहते हैं रिलैप्स प्रिवेंशन, जिसमें हम पीडोफिलिक को सिखाते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड टू रिस्की सिचुएशंस और कैसे वो अपने आप को उस समय फिर कंट्रोल कर सकता है। डॉक्टर भावना बताती हैं कि पीडोफिलिया का शिकार आदमी भी होते हैं और औरतें भी हो सकती हैं। हालांकि आदमियों में ये मनोवैज्ञानिक विकार ज्यादा देखा गया है। ज्यादातर ऑपोजिट सेक्स के बच्चों को लेकर सेक्सुअलाइज्ड विचार पीडोफाइल्स के मन में आते हैं, लेकिन सेम सेक्स को लेकर भी आते हैं, लेकिन इनका अनुपात काफी कम है। पीडोफिलिया भले ही एक मेंटल डिसऑर्डर हो, लेकिन इससे ग्रस्त व्यक्ति अगर किसी बच्चे का यौन शोषण करता है तो यह अपराध ही है। हमारे देश में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने जनवरी 2020 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके मुताबिक पॉक्सो एक्ट के तहत साल 2017 में 32,608 मामले सामने आए, तो वहीं साल 2018 में इन मामलों की संख्या थी 39,827। इनमें से 21,605 मामले बच्चों के रेप से जुड़े हुए थे। 2018 में 21,401 बच्चियों के रेप की घटनाएं रिपोर्ट हुई थी और छोटे लड़कों के रेप की 204 घटनाएं दर्ज हुई थी।
हमारे देश में रेप और यौन शोषण के मामलों से डील करने के लिए आईपीसी के तहत कई धाराएं निर्धारित की गई हैं। आईपीसी के सेक्शन 375, 354, 377 रेप से जुड़े मामलों पर बात करते हैं और इनमें सजा के प्रावधान हैं। इनमें छोटी बच्चियों के यौन शोषण को लेकर भी प्रावधान है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट पूरी तरह से बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। इसमें हर उस व्यक्ति को नाबालिग माना गया है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी बड़ी खबर से आपको नई जानकारी जरूर मिली होगी। इसे यहीं पर खत्म करते हुए दिखाते हैं दिन का वीडियो। दिन खत्म किया, हमारा फ्यूचर खत्म किया, हमारा सब कुछ छीन लिया, खुशी छीन लिया, हमारे कंट्री तो वो भी छीन लिया हमसे। आपको लगता है इस्लाम और शरिया की जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं उसको? बिल्कुल गलत तरीके से। ये लोग इंसान ही नहीं है। एक इंसान का अगर किसी का माँ का बच्चा है, क्यों एक माँ को मर्डर करे, क्यों एक बच्चे को छीनते हैं, क्यों एक बच्चे को बिना दूध बिना चीजें मर्डर कर हो जाएगा। ये महिला अफगानिस्तान की हैं। भारत में यूएस एम्बेसी के सामने जाकर ये मदद मांग रही थी। इनके साथ बहुत सारे अफगानी लोग मौजूद थे। जब आज तक से जुड़े रिपोर्टर जितेंद्र ने महिला से बात की तो उन्होंने बताया कि तालिबान का कब्जा होने की वजह से वो अफगानिस्तान नहीं जा सकते। ऐसे में वो यूएस, ऑस्ट्रेलिया और बाकी देशों की एम्बेसीज के सामने जाकर मदद मांग रहे हैं। उनकी गुहार है कि रिफ्यूजी के तौर पर उन्हें यहाँ रखा जाए, क्योंकि तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में एक बार फिर लोगों को मारा जा रहा है। ऐसे में वो दोबारा वहां नहीं जाना चाहते। तालिबान ने जब से अफगानिस्तान में वापसी की है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बदल गया है, लेकिन सच्चाई अफगानिस्तान के लोग ही जानते हैं। जैसे इस महिला ने बताया कि किस तरह तालिबान अच्छाई का दिखावा करके अभी भी लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है। सुनिए इस महिला ने आगे क्या कहा। सर, सारे लोग ऐसे बता रहे कि सब सिचुएशन मतलब वहाँ गड़बड़ है। तालिबान ने प्लानिंग करके हमारे कंट्री को छीन लिया। टाइम नहीं दिया लोगों को बाहर जाने के लिए, तो और टाइम नहीं दिया बात करने के लिए। हमारे ऊपर मतलब पूरा अफगानियों के ऊपर बहुत जुल्म किया तालिबान ने, पहले भी और आज भी जुल्म कर रही है, मगर लोगों के सामने नहीं है। वो अपने नकाब को चेंज करके आया, हम हमारे कंट्री को छीन लिया हमसे। और अभी तो वो लोग तो विलेज के अंदर जुल्म उनका चालू है अभी ऑलरेडी, मगर सिर्फ सिटी को जर्नलिस्ट को जाने देती कि बात कर दो, ताकि लोगों को पता ना चले, वर्ल्ड को पता ना चले कि हम वही तालिबान है। अपने खूब बताने के लिए अपने आप को चेंज किया इन लोगों ने, मगर विलेज में हर दिन हर फ्राइडे उन लोगों का फांसी चलाने के लिए मतलब जितना गवर्नमेंट पे काम करती थी आर्मी था, उन लोगों ने मर्दों को फांसी में चला देती और लेडीज को जो अकेला बाहर जाती है उनको सीधा बांध के उसके तकदीर में यहाँ पे गोली चलाती है। तालिबान की बेरहमी की घटनाएं रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रही हैं। जैसे अभी एक और वीडियो आया है जिसमें कुछ लड़कियां काबुल एयरपोर्ट के बाहर लगे वायर्स के पीछे खड़ी हैं और वो रोते हुए चिल्ला रही हैं कि हमारी मदद करो, तालिबान हमारे पीछे आ रहा है। तालिबान के लोग भले ही इमेज मेकओवर के लिए पार्क में झूला झूल रहे हों या जिम में जाकर मजे से एक्सरसाइज कर रहे हों, लेकिन इन सब में उनकी पीठ पर बंदूकें हैं। हर उस जगह पर बंदूकें हैं जहां पर उनकी उपस्थिति है। क्या आप बंदूक वाले लोगों के साथ पार्क और जिम साझा कर सकते हैं? सोचिए। तो ये था आज का ऑर्डिनरी शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप हमें theordinaryshow@gmail.com आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहां से हमें फॉलो और लाइक भी कर सकते हैं। शुक्रिया।